हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एनपीओ में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे हम कवर कर चुके हैं। सब्सक्रिप्शन, मटेरियल कंज्यूम्ड, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। इनके इंडिविजुअली 3 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने डिस्कस करे वो सारे कॉन्सेप्ट्स अब एक साथ आएंगे, उन सबको एक साथ अप्लाई करना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आने वाला है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना मैं आपको कराऊंगा, अगर आपने सीरियसली उतना कर लिया तो ट्रस्ट मी उसके बाहर से और कुछ नहीं आने वाला है। मैं आपको पूरा यहाँ पे कवर करा दूंगा। आपको बस करना क्या है, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है और आपका ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। सो देर किस बात की, फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, राइट? उसमें क्या क्या आता है, करंट ईयर का, रेवेन्यू नेचर का, वो सब चीजें हम अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो नंबर 2 जो हमारी क्लास नंबर 2 थी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर कार्ड्स में भी आ रहा होगा, आप आराम से वो वीडियो देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी है। तो मेन चीज जो एक बार हम फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं वो क्या थी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आता है आपका? सबसे पहले तो रेवेन्यू नेचर के आइटम्स। क्या आते हैं? रेवेन्यू नेचर के आइटम्स, मतलब जो आपके करंट ईयर के एक्सपेंसेस होंगे और आपके करंट ईयर की इनकम होगी वो आप रिकॉर्ड करते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो करंट ईयर, क्या है? करंट ईयर, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस, करंट ईयर की इनकम। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना 11th में, राइट? एग्जैक्ट सेम तरीके से वो यहाँ पे बनने वाला है, बस नाम चेंज कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वो क्या बोल रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं हो सकती। एनपीओ है। एनपीओ का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, उसका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। तो प्रॉफिट एंड लॉस का नाम बदल के उन्होंने क्या बोला? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा एग्जैक्ट उसी तरीके से। करंट ईयर के आपको क्या देखने? करंट ईयर के एक्सपेंसेस और करंट ईयर की इनकम, ठीक है। और एक्रूअल बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? एक्रूअल बेसिस पे। मतलब आपको ये नहीं देखना है कि भाई कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, आपको ये नहीं देखना है आपने कितना अमाउंट पे किया, आपको बस ये देखना है कि इस करंट ईयर का, जिस करंट ईयर का आप क्या बना रहे हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उस करंट ईयर का एक्सपेंस कितना है, उस करंट ईयर की इनकम कितनी है। रिसीव कितना हुआ वो नहीं, वो रिसीव्स एंड पेमेंट में जाता है। इस साल से रिलेट कितना करता है, इस साल का कितना है, वो आपको देखना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, राइट? फटाफट से एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के साथ मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा कि कैसे कैसे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। देखो फटाफट से। ओके, सो क्वेश्चन आपके सामने और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस क्वेश्चन से ईजी हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। देखो, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड दिस। तो बेसिकली आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से आपको क्या करना है? आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। नीचे आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन होगी, एडजस्टमेंट्स, राइट, जो आपको कंसिडर करनी होती है। तो सबसे पहली चीज, ठीक है, एक एक करके आपको आइटम्स को देखना है। सबसे पहली चीज देखो, आपको जो एडजस्टमेंट्स गिवन है, जो आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है वो किस किस चीज गिवन है? सब्सक्रिप्शन। तो आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन में आपको क्या करनी है? सब्सक्रिप्शन में आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद आपको वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का आपको कुछ गिवन है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल में आपको एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद है आपका डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे, तो फर्नीचर पे आपको एडजस्टमेंट करनी है। तो आपको पता चल गया कि आपको किस किस चीज के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करना है, राइट? अब देखो, सबसे पहले आपका आ रहा है बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आइटम बाय आइटम चलेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश। मुझे एक बात बताओ, कैश क्या होता है? कैश का बैलेंस दे रखा है। कैश आपका एक एसेट होता है। क्या होता है? एसेट। क्या वो इनकम है? नहीं। क्या वो एक्सपेंडिचर है? नहीं। तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्यों आएगा भाई? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना ही कैश का ओपनिंग बैलेंस आएगा, ना ही कैश का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो इसको तो हटा दो। हटा दिया? हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट आइटम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपका क्या है? एनपीओ का क्या है? एनपीओ की इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर में जरूर आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। एज अ वर्किंग नोट आप सब्सक्रिप्शन का अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखो फटाफट से कैसे आप प्रिपेयर करोगे, राइट? तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आपको क्या क्या आइटम्स डालनी होती हैं आपको सब पता है। देखो, सबसे पहले आपको गिवन क्या है? सबसे पहले आपको गिवन है 2 सब्सक्रिप्शन और आपको कुछ अमाउंट गिवन है 1500, 60,000, 1800, राइट? 63,300 आपको अमाउंट रिसीव हुई है इस करंट ईयर में।
हाँ या ना, आपको बाइफर्केशन दे दिए कि भाई वो 16-17 की इतनी है, 17-18 की इतनी है, 18-19 की इतनी है। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करते हो, आपको हमेशा क्या करना होता है, टोटल अमाउंट डालना होता है कि भाई आपको कितना अमाउंट पूरे साल में रिसीव हुआ, कितना हुआ 63,300। तो सिंपली बस आप यहाँ पे लिख दोगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक या बाय कैश जो आपकी मर्जी, बाय बैंक अकाउंट 63,300। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इजी, ठीक है। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट्स में क्या गिवन है वो देखते हैं फटाफट से। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 18। आप कौन से ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हो? 31 मार्च 18 की। मतलब ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस। यस और नो? ईयर के एंड का बैलेंस आपको गिवन है 16,200। कहाँ लिखते हैं इसको? हम यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी। भाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका एसेट होता है, यस और नो? एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है? क्रेडिट साइड पे। ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है? डेबिट साइड पे। ओपनिंग बैलेंस तो अभी हम देखते हैं, अभी आपको क्लोजिंग गिवन है 16,200, बिल्कुल गिवन है, हाँ जी गिवन है। इसके बाद आपको देखो नेक्स्ट आइटम क्या दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये है आपका 1200 इज स्टिल इन अरियर्स फॉर द ईयर 16-17 फॉर सब्सक्रिप्शन। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, वो बोलना क्या चाह रहा है वो देखते हैं। आपको उन्होंने बोला है कि भाई 1200 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। अरियर का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर 16-17। 16-17 मतलब पिछले साल, ये 17-18 चल रहा है, 16-17 के 1200 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, 16-17 के आपको 1500 रिसीव हुए, 16-17 के 1500 रिसीव हुए, इस साल 1500 रिसीव हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि 1200 अभी भी मिलने बाकी हैं, 1200 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टोटल अमाउंट कितना मिलना था 16-17 का, 16-17 का कितना आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग में? अब क्या बोलोगे सर? देखो 1500 रुपए मिल गए, इस साल 1500 मिल गए, 1200 अभी भी नहीं मिले, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था? 2700। भाई आपको 2700 16-17 के मिलने थे, 1500 मिल गए, 1200 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कितने थे? 2700। तो यहां आपने लिख दिया 2700। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग का मतलब ही क्या होता है? आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग मतलब पिछले साल की सब्सक्रिप्शन इनकम जो आपको पिछले साल नहीं मिली। तो पिछले साल कितनी नहीं मिली थी? 2700 नहीं मिली थी ना। 2700 में से 1500 अभी मिल चुके हैं और 1200 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो 1200 को इसमें ऐड कर देते हैं। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, आपको यहाँ पे क्या गिवन है? आपको गिवन है आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च, मतलब आपको उसका क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, सब्सक्रिप्शन इनकम का क्लोजिंग बैलेंस। तो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। जब आपको क्या दे रखा होता है? जब आपको दे रखा होता है एज ऑन या एज एट, इसका मतलब वो क्या है? वो टोटल बैलेंस है, उसमें आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो 1200 इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको दोबारा से ऐड नहीं करने। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके अलावा कुछ और गिवन है क्या? इसके अलावा आपको देखो क्या निकालना है। आपको पता है 18-19 के अमाउंट रिसीव हुआ है, 18-19 का 1800 रिसीव हुआ है। 18-19 मतलब नेक्स्ट ईयर, 17-18 की अकाउंटिंग कर रहे हो, 18-19 मतलब नेक्स्ट ईयर। अगर आपको नेक्स्ट ईयर के 1800 रुपीज़ रिसीव हो गए हैं तो वो क्या है? इस साल जो आपको एडवांस मिला, इस साल जो आपको एडवांस मिला, तो एडवांस एट द क्लोजिंग। एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं? टू बैलेंस सीडी। कितना है? आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? 1800, तो 1800 हमने लिख दिया। अब एडवांस एट द बिगिनिंग आपको गिवन ही नहीं है, अगर गिवन नहीं है तो हम लिखेंगे ही नहीं। जो भी आपकी आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, वो आप कहाँ डालोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। वही सेम कॉन्सेप्ट जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 63,300 प्लस 16,200 माइनस 2,700 माइनस 1,800, 75,000। तो 75,000 है जो इस साल की इनकम है। दिस इज योर वर्किंग नोट, इसको आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप 75,000 रुपीज डाल दोगे। तो क्या करते हैं फटाफट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट भी बना लेते हैं और एक एक करके आइटम्स को उसमें डालते जाते हैं। तो देखो राइट, सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट तो हम बना चुके हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर आपका डेबिट साइड पे आता है, इनकम आपकी क्रेडिट साइड पे आती है। तो आपने ये निकाल लिया कि इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी है। जब निकाल ही लिए तो डाल दो सब्सक्रिप्शन 75,000। कितनी आ गई? 75,000। अब चलते हैं नेक्स्ट आइटम में। एक आइटम आपका हो चुका है। देखो नेक्स्ट आइटम आपको क्या गिवन है? नेक्स्ट गिवन है डोनेशंस।
क्या गिवन है आपको? डोनेशंस। अब डोनेशन के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? बिलियर्ड्स टेबल। क्या लिखा हुआ है? बिलियर्ड्स टेबल। इसका मतलब ये कौन सी डोनेशन है? ये स्पेसिफिक डोनेशन है। डोनेशन का भी हमने एक प्रॉपर आराम से उसका कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, सेपरेट वीडियो बनाई थी, राइट? तो डोनेशन में क्या होता है? आपको गिवन है कि डोनेशन बिलियर्ड्स टेबल के लिए है, तो दिस इज स्पेसिफिक डोनेशन। और स्पेसिफिक डोनेशन कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में। फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है उसकी, ये आपकी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आती। जब सिर्फ और सिर्फ डोनेशन गिवन होता है, दैट इज जनरल डोनेशन, वो आपके इनकम एक्सपेंडिचर में आती है। स्पेसिफिक डोनेशन आपके इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से आपकी क्या है? लाइबिलिटी। क्या है? लाइबिलिटी। क्यों? आपको पैसे मिले हैं, आपको 90,000 रुपीज रिसीव हुआ है कुछ काम करने के लिए, आप इसको अपने मन से यूज नहीं कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे यूज नहीं कर सकते हो। दिस इज नॉट योर इनकम, दिस इज अ लाइबिलिटी। बात समझ में आ गई? ये यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। एंट्रेंस फीस आपको 1100 रुपीज दे चुकी है। 1100 एंट्रेंस फीस है, ठीक है। अब एंट्रेंस फीस का कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया था, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको इसी वीडियो में रिवाइज भी करा दूंगा। एंट्रेंस फीस का हमने क्या डिस्कस किया था? जब एंट्रेंस फीस आपको गिवन है और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, आप उसको क्या मानोगे? आप उसको मानोगे रेवेन्यू नेचर का, जनरल, राइट? मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। लेकिन जब आपको गिवन होगा एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है, तो कहाँ जाता है? वो जाता है बैलेंस शीट में। यहाँ आपको कुछ भी गिवन नहीं है एंट्रेंस फीस के लिए, ना ही आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है। इसका मतलब ये आपकी इसी साल की इनकम है, और लिख दोगे बाय एंट्रेंस फीस। बाय एंट्रेंस फीस आपने लिख दिया। कितना अमाउंट दे रखा है आपको एंट्रेंस फीस का? आपको दे रखा है 1100 रुपीज। 1100 आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका है सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन। आपने क्या किया है? एक मैगजीन को सेल किया, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन। तो जो ये न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं या जो भी ये चीज़ें होती हैं, जब आप इनको सेल कर देते हो, राइट, जब भी आप इनको सेल कर देते हो तो वो आपका क्या है? वो आपकी इनकम है। देखो छोटी मोटी आइटम्स है, न्यूज़पेपर्स वगैरह हो गए, ये मैगजीन्स वगैरह हो गई, जब भी आप इनको सेल करोगे वो क्या है? आपकी इनकम। आपने 450 रुपीज़ का सेल किया, सिंपली आप इसको लिख दोगे बाय सेल ऑफ मैगजीन। सेल ऑफ मैगजीन, मैगजीन्स कितना आ गया? 450, सिंपल, राइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम पे आते हैं। अब आते हैं हम किस पे? अब आते हैं हम पेमेंट्स पे। पेमेंट्स में है आपकी सैलरीज 31,500। सैलरी के लिए आपको कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो सिंपली आप क्या करोगे? सैलरी आपको पता ही है क्या होता है आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, मतलब इस साल का एक्सपेंडिचर 31,500। एक्सपेंडिचर में आप डाल दोगे 2 सैलरीज। क्या किया आपने? 2 सैलरीज 31,500। यस और नो? बहुत ही इजी। नेक्स्ट देखो पोस्टेज, आपको गिवन है पोस्टेज कितना? 1250। तो पोस्टेज भी आपका क्या है? नॉर्मल एक्सपेंस है, सिंपली आपने डाल दिया 2 पोस्टेज। एक एक करके आइटम को लेकर चलोगे तो कोई आइटम मिस भी नहीं होगा, ठीक है। पोस्टेज कितना है? 1250। नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, आपने डाल दिया। नेक्स्ट आइटम आपका रेंट है 9000 का। अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू रेंट 9000, टू रेंट 9000 रुपीज, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अगेन जो भी आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए खर्च किया, कितना किया? 14,000। नॉर्मल आपका क्या है? पूरे साल का खर्चा है 14,000 रुपीज। आप यहाँ पे डाल दोगे 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। जो भी आपने प्रिंट वगैरह कराया या जो भी आपने नॉर्मल स्टेशनरी परचेज करी है, कितना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? आपका है 14,000 रुपीज, 14,000। अब नेक्स्ट आइटम है जिसमें एडजस्टमेंट गिवन है, तो उसको ध्यान से देखो। नेक्स्ट आइटम में आपको दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल 11,500। 11,500 आपने स्पोर्ट्स मटेरियल एक तरीके से परचेज किया है। आपको गिवन है वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग एंड एंड। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आप लगाने वाले हो? दिस इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है और आपने जितनी पेमेंट करी है वो भी गिवन है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे कि कितना स्पोर्ट्स मटेरियल आपने यूज किया है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा था। क्या फॉर्मूला था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेजेस के लिए आपको ना तो क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ना ही कैश परचेज वगैरह कुछ दे रखा है। सिंपली आपको बोला कि आपने पेमेंट करी है 11,500 की, तो जो आपने पेमेंट करी है हम क्या मानेंगे? वही आपका परचेज है। कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, तो आप यहां लिखोगे 2 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट। जो फॉर्मूला है वो आप इसके वर्किंग नोट में दिखा सकते हो कि भाई इसका फॉर्मूला होता है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड का। मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करी है, आपको नहीं करनी है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपको सब कुछ गिवन है। ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है आपको? 3,000। क्लोजिंग कितना गिवन है? 4,500। 3,000 आपको ये गिवन है
और 4500 आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। आपको ये भी गिवन है कि आपने परचेज कितनी करी है, कितनी परचेज करी है 11,500 की, तो 11,500 आपने परचेज में डाल दिया। सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 3,000 प्लस 11,500 माइनस 4,500, 10,000 रुपीज़ का स्पोर्ट्स मटेरियल आपने यूज़ किया है। तो जो आपने यूज़ किया है वो आपका एक्सपेंडिचर है, वो आपने यहाँ पे डाल दिया 10,000 रुपीज़। क्या कोई दिक्कत है? इजी राइट। सारे कॉन्सेप्ट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस में, अब बस आपको उन कॉन्सेप्ट्स को एक साथ अप्लाई करना है और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है जरा देखते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, छोटे मोटे चाय पानी के खर्चे 3100 डाल दो फटाफट से। 2 मिसलेनियस एक्सपेंसेस। आपको लग रहा होगा कि जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था एग्जैक्ट वैसे ही बन रहा है, बिल्कुल वैसे ही बनेगा, ठीक है। कितना है 3100 हमने मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आता है फर्नीचर। फर्नीचर में एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है देखते हैं। ये तो फर्नीचर है जो आपने 1 अक्टूबर 20,000 को परचेज किया, लिखा हुआ ना डेट गिवन है आपको 1 अक्टूबर। 20,000 का आपने फर्नीचर परचेज किया है, पेमेंट साइड पर दे रखा है तो इसका मतलब परचेज किया है। एडजस्टमेंट ये है कि आपको लगाना है डेप्रीसिएशन 10% पर एनम से, सिर्फ डेप्रीसिएशन लगाना है। जो आप फर्नीचर परचेज करते हो, ये आपने क्या किया, एक फिक्स्ड एसेट परचेज किया है, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो नहीं आएगा। जो फर्नीचर आपने परचेज किया 20,000 का, वो आपके इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता। लेकिन फर्नीचर पे जो डेप्रीसिएशन आप लगाते हो, डेप्रीसिएशन आपका नॉर्मल खर्चा होता है, तो वो आपका जरूर आएगा। 20,000 पे आप क्या करोगे, 10% कैलकुलेट करोगे, लेकिन सिर्फ 6 मंथ्स का। 1 अक्टूबर को परचेज करिए ना भाई, 1 अक्टूबर से 31 मार्च क्या होता है, 6 मंथ्स। तो 20,000 का आपने 10% निकाला फॉर 6 मंथ्स 1,000, वो आप अपने एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर लोगे टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। ऑन फर्नीचर कितना आया वो 1,000 रुपीज़, बस हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या दे रखा है 10% इन्वेस्टमेंट्स। अब इसको जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। आपने इन्वेस्टमेंट्स परचेज करी है। इन्वेस्टमेंट अगेन आपका क्या है, एसेट जो बैलेंस शीट में जाता है, तो ये भी बैलेंस शीट का आइटम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन ध्यान से सुनो, इसके आगे 10% लिखा हुआ है। इस 10% का मतलब क्या होता है कि इस इन्वेस्टमेंट पे आपको 10% का इंटरेस्ट रिसीव होगा। ये सुनो, आपने 1 अक्टूबर को इन्वेस्टमेंट परचेज करी, इस पे 70,000 पे 10% का इंटरेस्ट रिसीव होगा 6 महीने के लिए। इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम आती है वो तो आपके इस साल की इनकम है ना भाई, है या नहीं? बिल्कुल है। तो आपकी इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी। तो अगेन आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे 70,000 का 10% कितना होता है 7,000, लेकिन 6 महीने के लिए। आपने इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर को परचेज करिए, 1 अक्टूबर को परचेज करिए 31 मार्च तक, 6 महीने का एक्सपेंडिचर, 6 महीने की इनकम कितनी 3,500। इनकम में लिख लोगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,500। ये सुनो, अब देखो ये इंटरेस्ट आपको रिसीव नहीं हुआ है। क्या आपको रिसीव हुआ है? नहीं। रिसीव्स एंड पेमेंट में कहीं गिवन है क्या? कहीं गिवन नहीं है, तो आपको रिसीव नहीं हुआ। तो ये क्या है, ये आपका एक्रूड है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्रूड बेसिस पे ये काउंटिंग होती है। आप ये नहीं देखते कि रिसीव हुआ या नहीं हुआ। इस साल की इनकम है, हाँ जी, तो इस साल रिकॉर्ड होगी। एक्रूड है तो ये आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाओगे। बैलेंस शीट बनाना भी हम सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक बार इनकम एक्सपेंडिचर पे प्रॉपर हमें समझ में आ जाए, उसके बाद चलेंगे बैलेंस शीट में। इसके अलावा आपको कोई और आइटम गिवन नहीं है। सिंपली आप क्या करोगे, सिंपली आप निकालोगे कि आपको सरप्लस आया है या डेफिसिट आया है। कैसे निकालना है, क्रेडिट साइड का टोटल करोगे 75,000 प्लस 1100, 450, 3,500, 80,050। रफ में कहीं लिख लोगे कि भाई इसका टोटल आ रहा है 80,050, लिख लिया। उसके बाद आप देखोगे आपके एक्सपेंडिचर कितने हुआ, 31,500, 1250, 9,000, 14,000, 10,000, 3,100 और 1,000, 69850। तो इसका कितना आ रहा है 69850। इनकम कितनी आ रही है 80,050। मुझे बताओ इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर ज़्यादा है? इनकम ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस। तो जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका क्या होगा, सरप्लस होगा। माइनस कर देंगे 80,050 से 10200, 10,200 आपका टोटल आया, और टोटल आ गया 80,050, 18,050। बहुत आसान था। ये सरप्लस क्या आ जाता है, ये सरप्लस जाता है कैपिटल फंड में, बैलेंस शीट में, उसमें ऐड होता है। जैसे आपका जो प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट आपके कैपिटल में ऐड होता था, सिमिलरली सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड होता है। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको ऐड करना है। आई होप इनकम एक्सपेंडिचर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रिपेयर होगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। ट्रस्ट मी, आपको बस वीडियोस को देखते जाना है, प्रैक्टिस करनी है। ये चैप्टर 10 मार्क्स का, 10 के 10 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे आपके,
पूरे मार्क्स आएंगे, सब कुछ हम कवर करके चलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन आपके लिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं सारे नोट्स वगैरह हम डिस्कशन करते रहते हैं, आपके सारे डाउट वहाँ पे सॉल्व होते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।